ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में स्वैच्छिक समाज कार्य। ये कार्यक्रम MSW के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारत में स्वैच्छिक समाज कार्य। स्वैच्छिक कार्य से मतलब है जो काम आप अपनी मनमर्जी से बिना किसी दबाव में करें और जिसके करने में आपकी रुचि हो, आपको सुख मिले। उदाहरण के लिए संगीत। आपको गाना अच्छा लगता है, किसी से सीखा नहीं है, खुद गुनगुनाते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं और इसके बदले किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। गाते केवल इसीलिए हैं कि ऐसा करना आपको अच्छा लगता है। कह सकते हैं कि आप स्वैच्छिक गायक हैं। इसके विपरीत यदि आप गाने की कला सीखने के लिए किसी संगीत महाविद्यालय में 4-5 साल का कोर्स करके डिग्री लेते हैं और उसके पश्चात गाने या सिखाने की फीस लेते हैं तो आप व्यावसायिक गायक कहलाएंगे। यही स्थिति समाज कार्य के क्षेत्र में भी है। वहाँ भी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके मन में समाज की सेवा करने का चाव है और इसे एक व्यवस्थित रूप देने के लिए जिन्होंने किसी समाज कार्य महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज कार्य की डिग्री प्राप्त की है और अपनी सेवाओं के एवज में वो पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टर या वकील या इंजीनियर प्राप्त करते हैं। इसके दूसरी ओर देश में ऐसे लाखों सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज कार्य की कोई डिग्री तो प्राप्त नहीं की है, लेकिन केवल अपनी रुचि एवं निष्ठा के कारण वो इस क्षेत्र में हैं तथा व्यक्तिगत रूप से या किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से समाज की सेवा में लगे हैं। इनमें से अनेक तो समाज को बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं देते हैं और शेष अपने जीवन यापन के लिए धन प्राप्त करते हैं। आज हम ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा की जाने वाली सेवा को स्वैच्छिक समाज कार्य कहा जाता है। भारत में समाज सेवा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारा समाज, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति, यानी हजारों साल पुराना। वेद, पुराण, उपनिषद और मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर, भर्तृहरि, चाणक्य जैसे विचारकों की संहिताएं हैं, स्मृतियाँ या शतक, महावीर, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य जैसे तपस्वियों के उद्बोधन, सब में एक समान सूत्र के दर्शन होते हैं और वह है मानव सेवा ईश्वर की आराधना का ही दूसरा नाम है। कालांतर में हमारे यहाँ इस्लाम, ईसाई, यहूदी तथा पारसी धर्म भी देश के मुख्य धारा में सम्मिलित हुए। जैन, सिख तथा बौद्ध धर्मों का उद्भव तो इस देश में ही हुआ है। इन सभी धर्मों में मानव सेवा को परम पुनीत कर्तव्य बताया गया है। यही कारण है कि आज देश में हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, सिख, जैन, यहूदी तथा पारसी धर्मों के दर्शन के आधार पर अनगिनत संस्थाएं समाज सेवा के काम में लगी हैं, जिनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं, अनाथालय, अस्पतालों, लंगर, प्याऊ, धर्मशालाओं इत्यादि का संचालन किया जा रहा है। इस तरह के स्वैच्छिक समाज कार्य को धर्म पर आधारित समाज कार्य कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन तथा मदर टेरेसा की सिस्टर्स ऑफ चैरिटीज जैसी संस्थाएं धर्म पर आधारित समाज कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस तरह के समाज कार्य के अतिरिक्त
स्वैच्छिक समाज कार्य के क्षेत्र में हमारे देश में 4 और पद्धतियां हैं। ये हैं: पहला, धर्मनिरपेक्ष समाज कार्य; दूसरा, व्यक्तिगत समाज कार्य; तीसरा, किसी राजनीतिक दर्शन पर आधारित समाज कार्य; और चौथा, गांधीवादी या सर्वोदयी समाज कार्य। आइए संक्षेप में इनके बारे में भी जान लें। पहली धारा है धर्मनिरपेक्ष समाज कार्य की, अर्थात बिना किसी धार्मिक आधार के किया जाने वाला समाज कार्य। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें भारत सेवक समाज, भारतीय समाज कल्याण परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, भारतीय बाल कल्याण परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, हेल्प एज इंडिया जैसी पुरानी तथा नई संस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केयर, EZE, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड, ICSW, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, रोटरी, लॉयंस इत्यादि संस्थाएं भी उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। तो ये तो हुई स्वैच्छिक समाज कार्य की दूसरी धारा, धर्मनिरपेक्ष समाज कार्य। अब आइए नंबर 3 पर चलते हैं, जिसे व्यक्तिगत समाज कार्य कहा जा सकता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला समाज कार्य या समाज सेवा। प्रिय छात्रों, हमारे देश में ऐसे अनेक कार्यकर्ता भी हैं जो किसी स्थापित धर्म, दर्शन या परंपरा से हटकर खुद अपने विचारों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से समाज सेवा में जुटे हैं। कुछ उदाहरण अगर आपको दें तो महाराष्ट्र में अन्ना साहेब हजारे तथा स्वर्गीय बाबा आमटे, राजस्थान में पूर्व IAS अधिकारी बंकर रॉय जिन्होंने समाज सेवा के लिए ही IAS से इस्तीफा दिया, और कुंवर राजेंद्र सिंह जिनको पानी वाले राजेंद्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और जिन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण का एक नया सिस्टम चालू कर दिया जो कि पूरी तरह से स्वैच्छिक है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किसको नहीं मालूम है, जिन्होंने वहाँ के वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके देश और विदेश में भी ख्याति है। इसके बाद अब आइए देखें हम कि एक और विचारधारा हमारे देश में है, एक और कार्यकर्ताओं का समूह है स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का, जो किसी राजनीतिक दर्शन पर अपने समाज कार्य को आधारित करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के युग से ही राजनीति तथा समाज सेवा का चोली दामन का साथ रहा है। हालांकि उस युग की तुलना में अब इन संबंधों में बहुत अंतर आ गया है। देश के लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों की समाज सेवा की अपनी शाखाएं हैं, जो विशेषतः मजदूरों, बच्चों, महिलाओं, युवाओं तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सेवा कार्य करने का दावा करती हैं। लेकिन इस कार्य में सेवा कितनी है और वोट की राजनीति कितनी, यह एक विवाद का विषय हो सकता है। इस क्षेत्र में तो नक्सलवादी भी दावा करते हैं, जिनका कि आज करीब 44,000 वर्ग मील पर इनका एक तरह से शासन चलता है। वो भी दावा करते हैं कि वह एक शोषण तथा विषमता रहित समाज की स्थापना में लगे हैं, अतः मूलतः वह भी सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं। अब आइए एक प्रमुख विचारधारा की चर्चा करें, जिसके बिना इस देश का स्वैच्छिक समाज सेवा का इतिहास अधूरा ही रह जाएगा, और वह है गांधीवादी या सर्वोदयी समाज कार्य। भारत के सुसंगठित, विशाल तथा पुराने समाज सेवी संगठनों में गांधीवादी समाज कार्य शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि सामाजिक तथा आर्थिक आज़ादी के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी है। इसके लिए उन्होंने सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित एक आदर्श समाज का मॉडल तैयार किया था। इस समाज में कोई वर्ग नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई शोषण नहीं था, और पूरी तरह से समाज ग्राम मूलक समाज था। महात्मा जी का यह भी मानना था कि पुराने भारत में जैसा कि पंचायत व्यवस्था थी, प्रत्येक गांव अपने आप में एक स्वायत्त इकाई था और अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए लगभग आत्मनिर्भर था। गांव में गांव के लोगों की ही सत्ता चलती थी, और दिल्ली में या राजधानी में कौन सा शासन आया, कौन सा राजा आया, कौन सा राजा गया, इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसी तरह से शांति स्थापना के लिए गांव का अपना रक्षा दल हुआ करता था। ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग के आधार पर
पूरे गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी, खेती के अलावा, और पूरा गांव एक व्यवस्था के अंतर्गत, एक पंचायत के अंतर्गत शासित होता था। एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना गांधी जी का सपना था और उसकी स्थापना के लिए उन्होंने 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम तथा सत्याग्रह जैसी विधियों को प्रस्तुत किया। इस 18 सूत्री कार्यक्रम में खास तौर से खादी, ग्रामोद्योग, चरखा, आदिवासियों के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, बच्चों के लिए कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम रखे थे। और उनका यह मानना था कि 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम एक तरह से, यह 18 सूत्री रचना कार्यक्रम नए भारत में नए समाज की रचना का कार्यक्रम था और उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक एक सूत्र की व्याख्या की थी। समाज सेवा की अनेक संस्थाओं की स्थापना भी गांधी जी ने की थी इसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए, जो संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं। उनके अवसान के पश्चात उनके परम शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने इस कार्य को आगे बढ़ाया तथा भूदान एवं ग्रामदान आंदोलनों के माध्यम से समाज कार्य, सामाजिक चेतना और पुनर्निर्माण के इतिहास में नए अध्याय जोड़े। प्रिय छात्रों, अगर आप नई समाज की रचना के अंतर्गत थोड़ा विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि आचार्य विनोबा भावे जी ने इसके माध्यम से, भूदान और ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से, पूरे ग्रामीण समाज की पुनर्रचना का एक सशक्त कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। और इसमें यह था, उनका कहना था कि जिस प्रकार से हवा और पानी किसी के जायदाद नहीं है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, उसी तरह से ज़मीन भी ईश्वर की या प्रकृति की हमको देन है और इस पर कुछ लोग कब्जा करके बाकी लोगों को इससे वंचित नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने आह्वान किया कि मुझे आपके अपने परिवार का छठा सदस्य मानिए और जितनी भी ज़मीन आपके पास में है उसका छठा हिस्सा मुझे दीजिए ताकि भूमिहीन गरीब मजदूरों में इसका वितरण किया जा सके। ग्रामदान आंदोलन तो इसके भी एक कदम आगे था। उनका यह आह्वान था कि पूरे गांव के लोग, उसमें से अगर आधे से ज़्यादा लोग अपनी भूमि को ग्राम सभा को समर्पित कर देते हैं तो वो ग्रामदान डिक्लेयर किया जाएगा, ग्रामदान घोषित किया जाएगा और उस ज़मीन का फिर से बंटवारा होगा। वो ज़मीन किसी की व्यक्तिगत मालिकियत नहीं रहेगी और उस बंटवारे के आधार पर उस गांव में जो भूमिहीन वंचित लोग हैं उनको उनके गुजारे के लिए पर्याप्त भूमि दी जाएगी। न केवल भूमि दी जाएगी और उसके साथ में उसके साधन भी उनको प्रदान किए जा सकेंगे। इन आंदोलनों की गूंज न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हुई और इनसे प्रेरणा लेकर के जो महान सामाजिक विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता जैसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, इन दोनों ने स्वीकार किया कि इन दोनों की विचारधाराओं पर, इन दोनों के कार्यक्रमों पर गांधी जी का प्रभाव बहुत अधिक रहा है। उन्हीं के अनुयायी के रूप में उन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ये एक सशक्त दर्शन है समाज सेवा का और इसको पूरी तरह से स्वैच्छिक कहा जा सकता है। आज भी देश में लाखों गांधीवादी एवं सर्वोदय कार्यकर्ता समाज सेवा के काम में लगे हैं और ख़ास तौर से इनमें अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ जैसी संस्थाएं प्रमुख हैं जो समाज के दलित और पीड़ित लोगों की सेवा में लगे हैं। इसी तरह से वनवासी सेवा संघ या आदिवासी सेवा संघ, जिसमें स्वर्गीय ठक्कर बापा की सेवाएं थी, इस तरह की कम से कम 15-20 संस्थाएं इस कार्य में सक्रिय हैं स्वैच्छिक समाज कार्य के क्षेत्र में। प्रिय छात्रों, अभी हमने भारत में स्वैच्छिक समाज कार्य की 5 मुख्य धाराओं की चर्चा की, अर्थात धर्म पर आधारित समाज कार्य, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित समाज कार्य, व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं पर आधारित समाज कार्य अर्थात जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से करते हैं, उसी तरह से किसी राजनीतिक दर्शन पर आधारित समाज कार्य, और अंत में जो चर्चा की मैंने आपसे वो था सर्वोदयी या गांधी की विचारधारा पर आधारित स्वैच्छिक समाज कार्य। एक बात उल्लेखनीय है कि इन 5 विचारधाराओं में दर्शन तथा काम के तरीकों में अंतर होते हुए भी सबका लक्ष्य एक ही है और वह है समाज कल्याण। जिस प्रकार से हमारे समाज में धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन सबकी जो लगन है, जो सबका जो उद्देश्य है, वो है ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का साक्षात्कार। उसी तरह से इन सारी पद्धतियों में दर्शन का फर्क हो सकता है, विचारधारा का फर्क हो सकता है, काम करने के तरीकों में फर्क हो सकता है,
जो इसमें कार्यकर्ता जुड़े हैं उनके जीवन शैली में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, सबका लक्ष्य एक ही है और वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। लेकिन छात्रों, वार्ता के समापन से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसका उदय स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है तथा जिसने स्वैच्छिक समाज कार्य के क्षेत्र में एक नए वर्ग को जन्म दिया है। आप तो जानते ही हैं कि 1947 के पहले हमारे देश में अनेकों समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, जिन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में अपनी छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए राजा राममोहन रॉय, उनका नाम अमर हुआ सती प्रथा के उन्मूलन के सिलसिले में। महात्मा ज्योतिबा फुले, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, इस प्रकार के गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक महाराज, इस तरह के अनेकों समाज सेवी महान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक नेता हमारे देश में हुए और इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, बिनमेल विवाह, इस प्रकार की कुप्रथाओं के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन एक फ़र्क था उस समय। जैसा कि आप जानते हैं, उस समय विदेशी सरकार थी और ये विदेशी सरकार हमारी इन संस्थाओं को और हमारे इन सामाजिक नेताओं को एक शंका की निगाह से देखती थी। उसका यह मानना था या उसकी एक धारणा थी कि इन संस्थाओं के माध्यम से, इन आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेज साम्राज्य की नींव को कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये जो नेता हैं, समाज सुधारक हैं, ये जनजागृति को कब विदेशी शासन के खिलाफ मोड़ दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह के संस्थाओं को, इस तरह के समाज सेवा के आंदोलनों को अंग्रेज सरकार द्वारा प्रोत्साहन और समर्थन देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने स्वैच्छिक संस्थाओं और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के महत्व को समझा और ये विचार विकसित हुआ कि अशासकीय संस्थाएं भी समाज कल्याण और अंततः देश के विकास में सहायक हैं और उन्हें भी इस काम में राज्य की मदद मिलनी चाहिए। आज़ादी के बाद योजना आयोग की स्थापना हुई और पहली पंचवर्षीय योजना में इसी सिलसिले में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ और वह था सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना, अर्थात केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना। उस समय यह तय हुआ, पहली योजना के मसौदे में ये लिखा गया है कि देश में समाज सेवा की धारा बहुत प्राचीन है और ये इतने बड़े देश में और इतनी विशाल जनता के बीच केवल शासन के बलबूते काम नहीं हो सकता, लोगों के कल्याण की योजनाएं चलाना। इसलिए जो स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके और सरकारी प्रयासों के बीच में एक तालमेल स्थापित होना चाहिए। इसी के मद्देनज़र ये तय हुआ कि जो भी थोड़ी सी राशि पहली पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण के लिए निर्धारित की गई थी, उस पूरी राशि को इस केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तहत रख दिया गया और इस बोर्ड के सामने कुछ नीतियां स्पष्ट कर दी गईं कि किस प्रकार से स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। सिद्धांत तय कर दिए। हालांकि राशि कम थी, लेकिन फिर भी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इस राशि को भरसक प्रयास के द्वारा समान रूप से देश के अलग अलग राज्यों में वितरित करने का प्रयास किया। इसी के अगले चरण में एक महत्वपूर्ण कार्य और हुआ कि अलग अलग प्रांतों में इस केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापनाएं हुई, उसकी शाखाओं की स्थापनाएं हुई और जो पैसा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को केंद्रीय सरकार से प्राप्त होता था, वो सारा का सारा पैसा एक फार्मूले के अंतर्गत इन राज्यों की शाखाओं को दिया जाता था और इन शाखाओं से कहा जाता था और आज भी कहा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं में एक निश्चित आधार पर वित्तीय उनको सहायता दी जाए। तो एक प्रकार से एक व्यवस्थित कार्यक्रम 1947 के बाद या कहें 1950 के बाद में इस देश में प्रारंभ हुआ, उस धारा को पुष्ट करने का जिससे हम स्वैच्छिक समाज कार्य कहते हैं। इन संस्थाओं को जिस प्रकार की मदद दी जाती है, वित्तीय मदद, उसका एक विशेष नाम है और वो है ग्रांट इन एड या शासकीय अनुदान।
सरकार की इस पहल के कारण अब हमारे देश में स्वैच्छिक संस्थाओं के दो वर्ग हो गए हैं। एक तो वह संस्थाएं जिन्हें पूरी तरह से स्वैच्छिक कहा जा सकता है, अर्थात पहल भी आम नागरिकों की तरफ से, संस्था का लक्ष्य भी वही लोग तय करते हैं, उन्हीं लोगों ने तय किया। संस्था कैसे कार्य करेगी यह भी उन्हीं का सोच था। अपनी संस्था की नीति भी बनाना यह भी उनका ही काम था। और संस्था के संसाधन पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से कहाँ से जुटाए जाएंगे यह भी उन्हीं का सोच था, उन्हीं का चिंतन था। अर्थात इन संस्थाओं को शुद्ध रूप से स्वैच्छिक संस्थाएं कहा जा सकता है, जो पूरी की पूरी तरह से जनता पर आधारित हैं। सरकार का एक पैसे का अनुदान भी नहीं लेती और अपने कामकाज में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, नीति निर्माण से लेकर के तो मूल्यांकन तक। दूसरी तरफ वो संस्थाएं हैं जिनका निर्माण, नीति निर्धारण और संचालन तो जनता करती है, लेकिन जिनकी आय का एक बड़ा स्रोत सरकारी अनुदान भी होता है। और जहां सरकारी अनुदान आया, सरकार का धन आया, वहां उसके साथ में सरकार का अंकुश, सरकार की जो नीतियां हैं, जो नियम हैं, वो तो आएंगी ही। और उसके साथ में दुर्भाग्यवश आज सरकारी तंत्र के साथ में थोड़ी बहुत जो बुराइयां जुड़ गई हैं, उनके प्रवेश का रास्ता भी खुल जाता है। प्रिय छात्रों, आज देश में 12 लाख से भी अधिक संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जो अपंजीकृत संस्थाएं उनकी संख्या तो और भी ज़्यादा है, लेकिन ये वो संस्थाएं हैं जिनकी पात्रता बनती है सरकार से अनुदान लेने की। इनमें से लगभग अधिकांश कहना चाहिए कि संस्थाएं पूरी तरह से सरकारी अनुदान के बल पर चल रही हैं, और कुछ तो दुर्भाग्यवश कहना चाहिए कि शुद्धतः अनुदान भोगी कागजी संस्थाएं हैं। हालांकि ऐसे संस्थाओं की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी वजह से स्वैच्छिक समाज कार्य के पूरे क्षेत्र की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। इन संस्थाओं की अपनी समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहली जो समस्या है वो तो वित्तीय समस्या है। इनका एक कहना है, सर्वे के मुताबिक ये पाया गया कि हमको सरकारी अनुदान जो है वो सही समय पर प्राप्त नहीं होता है। वित्तीय वर्ष के लगभग अंतिम 2 सप्ताहों में, 3 सप्ताहों में हमको प्राप्त होता है, तो हमारे सामने उसको विधिवत खर्च करने की समस्या आ जाती है। इसके साथ में इनके सामने है स्टाफ की कमी। जो स्टाफ इनके पास में है अधिकांश अप्रशिक्षित है। कोऑर्डिनेशन की कमी है इनमें आपस में। लेकिन इसके बावजूद भी कहना होगा कि हमारे देश में इस तरह की जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, चाहे पूरी तरह से स्वैच्छिक हों, चाहे अनुदान प्राप्त संस्थाएं हों, इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में नए नए क्षितिज खोले हैं, नए नए कार्यक्रमों को अंजाम दिया है, नई नीतियों का निर्माण किया है। और ये बहुत अच्छा होगा देश के लिए कि इन संस्थाओं में न केवल आपस में समन्वय हो, बल्कि पूरे स्वैच्छिक क्षेत्र में और सरकार के बीच में भी समन्वय हो, ताकि जो समान लक्ष्य है पूरी जनता का, पूरे शासन का, पूरे समाज का, समाज की सेवा, समाज का कल्याण, उसकी प्राप्ति सुगमता से हो सके। अंत में ये कह सकते हैं कि समाज कार्य की स्वैच्छिक संस्थाएं न केवल समाज कल्याण के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, बल्कि इनके माध्यम से जन जागरण, शिक्षण, पहल तथा भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जो अंततः देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हित में ही कहा जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम भारत में स्वैच्छिक समाज कार्य। विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिलोरे। निवेदिका थी फरनाज और इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।